मैंने कोई कोचिंग नहीं की। जो भी इन केस कोई कोचिंग या कुछ प्रमोट कर रही है तो वो ट्रैवलिंग टाइम जो रहता था अपने घर से ऑफिस तक जाने का, तो उस समय पे मैं जो करंट अफेयर्स होते थे या न्यूज़पेपर रीडिंग उसको यूज़ कर लेता था। लंच वहाँ पे जनरली 1 या 1.5 घंटे का मिलता है आपको, तो मैं दोस्तों के साथ ना बैठ के उस लंच को 15 या 20 मिनट में ख़त्म करके लाइब्रेरी में कुछ चीज़ रिवाइज करने के लिए यूज़ कर लेता था। जो स्कोरिंग पेपर हैं, जो आपकी मेरे ख्याल से जो रैंक को बताते हैं कि क्या रैंक आपकी आएगी, मेंस में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, वो हैं रखनी। पहले तो आपको लिमिटेड सोर्स को फॉलो करना है। दूसरा, रिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि 4 बार रिवीजन कर लें तो काम हो जाएगा, 5 बार हो जाए। एंड टाइम्स रिवीजन करना है जब तक आपको चीज़ें बिल्कुल याद ना हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-2 फेलियर से एकदम मतलब डगमगा जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फिर जब भी आप फेलियर हो रहा है, जब भी आप कहीं पे फेल हो रहे हैं, तो पहले देखो कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। उस गलतियों से यदि आप सीख नहीं रहे तो फिर उस फेलियर का भी कोई सेंस नहीं बनता है। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमने टॉपर्स टॉक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से चल रहा है। इस सीरीज में हमारा अगला इंटरव्यू अभिषेक मिश्रा सर का है, जिनका सिलेक्शन डीसी के पोस्ट पर हुआ है 5th रैंक के साथ। मैं आपको बता दूं कि ये सर का जो मॉक इंटरव्यू के बाद ये पहला ऐसा इंटरव्यू है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बेहद कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सभी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी होगा। थैंक यू अर्जुन। हाय ऑल, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मेरा अभी हाल ही की MPPSC 2020 के रिजल्ट में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन। तो आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, स्कूलिंग देन जो ग्रेजुएशन हुआ है, किस स्ट्रीम में हुआ है, कहाँ से हुआ है? शुरुआती एजुकेशन मेरे गांव से ही रही है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है फ्रॉम 8th ऑनवर्ड वो ग्वालियर से हुई है। उसके बाद मैंने JEE की तैयारी की थी, तो आई वेंट टू द कोटा एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड इनटू NIT भोपाल। तो ग्रेजुएशन NIT भोपाल से हुई थी और ब्रांच मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। उसके उपरांत मैंने 4th ईयर में प्लेसमेंट हो गया था मेरा, तो देन आफ्टर आई ज्वाइंड IT सेक्टर, और मैं IT सेक्टर में अभी ज्वाइन हुआ, अभी करेंटली वर्किंग हूँ। ओके, तो सर उसमें मतलब अगर देखा जाए तो जो फील्ड आपका था उसमें तो काफ़ी अच्छे पैकेज वगैरह थे, फिर इस फील्ड में आपको कैसे आना हुआ? शुरुआती में हमारे यहाँ पे क्योंकि जिस लोकेशन से मैं आता हूँ भिंड से, वहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस की बहुत कमी है। तो क्योंकि सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग कर ली। बट बाद में जब कॉलेज में आ गए 3rd 4th ईयर में, तो क्योंकि सीनियर्स लोग आते हैं, सीनियर मीट होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर हैं जो सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से आते हैं। और एक और घटना थी जिसने मुझे प्रभावित किया था। 2017 के अराउंड T इलैया राजा सर, जो अभी इंदौर के कलेक्टर हैं, वो भिंड के कलेक्टर थे। तो उनने जब भिंड में आके विकास किया, जो नकल के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया था, तो वहाँ से उस जो क्षेत्र के जो बच्चे थे उनकी सिविल सर्विसेज के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ी, और फिर उसी से मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो अराउंड मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मार्च अप्रैल 2019 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस किया उस पर। तो सर आपने मुझे बताइए, जॉब के साथ में कैसे मैनेज किया है सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन का? जॉब के साथ थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर में एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपको रेगुलरली देने होते हैं। शुरुआत में थोड़ा इशू आता है क्योंकि मन नहीं लगता, थोड़ा नए सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के। बट आपको 2 या 3 महीने आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को थोड़ा अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, फिर ऑटोमेटिकली टाइम आपको मैनेज कर लेता है। तो थोड़ा सा टिपिकल था शुरू में, बट आफ्टर 2 or 3 months चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। ये जो आपने क्रैक किया MPPSC, वो भी DC का पोस्ट लिया, तो आपने सेल्फ किया या फिर कहीं से मतलब पहले कोचिंग वगैरह किया था? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की। जो भी इन केस कोई कोचिंग या कुछ प्रमोट कर रही है तो वो सोनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉक इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज़ के बेसिस पे होगा। मैंने पूरी प्रिपरेशन जो भी मेरी फ्रॉम 2019 मिड ऑफ 2019 टू जब तक सिलेक्शन हुआ है, पूरी सेल्फ रही है। हाँ, गाइडेंस के लिए मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी मैंने हेल्प ली है, तो वही मेरे लिए एक्चुअली कोचिंग का काम किया उन्हीं लोगों ने। सर जैसे आप स्टडी करते थे तो क्या जॉब के दौरान मतलब उसी टाइम करते थे जैसे जॉब का जो शेड्यूल रहता होगा, उसके बाद कैसे करते थे, मतलब मैनेज कैसे करते थे? पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता था आपके जॉब के टाइम पे? जॉब का टाइमिंग रहता है अराउंड 10 to 6। वो भी वेरी करता है, डिपेंड ऑन टाइमिंग। यदि आपका क्लाइंट यूरोपियन क्लाइंट है तो टाइम शिफ्ट हो जाता है, लेट नाइट हो जाता है। तो जनरली जो टाइमिंग रहती थी वो 10 to 6 या 7 रहती थी। तो उस समय तो जॉब में आप वो तो नहीं कर पाते थे, लेकिन जो टाइम है आप उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे ट्रैवलिंग टाइम जो रहता था
अपने घर से ऑफिस तक जाने का, तो उस समय पे मैं जो करंट अफेयर्स होते थे या न्यूज़पेपर रीडिंग उसको यूज़ कर लेता था। लंच वहाँ पे जनरली 1 या 1.5 घंटे का मिलता है आपको, तो मैं दोस्तों के साथ ना बैठ के उस लंच को 15 या 20 मिनट में ख़त्म करके लाइब्रेरी में कुछ चीज़ रिवाइज करने के लिए यूज़ कर लेता था। उसके बाद जॉब के आने के बाद मैं प्रॉपर रोज़ रेगुलरली 5 to 6 आवर्स देता था, फ्रॉम 8 to 1 और 2, जब तक एक फिक्स टाइम पीरियड 5 to 6 आवर कंस्टेंटली देता था। तो ऐसे ही मेरा पूरा ड्यूरेशन चलता था। सर, जो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो आपने जो स्टार्ट किया था प्रीलिम से पढ़ना स्टार्ट किया था या मेंस से स्टार्ट किया था? शुरुआत में तो मैंने लूसेंट प्रेफर की थी, लूसेंट बुक है उसी को प्रेफर किया था, और ऐसी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं रहती जहाँ तक मुझे लगता है कि प्री आप सेपरेटली करेंगे, मेंस आप सेपरेटली करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस मोस्टली कंबाइंड ही है। तो 1 महीने के बाद फिर मैंने एक मेंस भी साथ में करना स्टार्ट कर दिया था। बट आप प्री के लिए एक फैक्ट बुक प्रेफर हमेशा करें, जैसे कि जनरल स्टडीज़ के लिए मैं लूसेंट करता था, और जो हिंदी मीडियम के लिए कोई दूसरी बुक होती हो, तो आपको साथ में लेके चलनी है दोनों चीज़ें। यदि आप इनकेस मान लो आप प्री के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वो 3 महीने में आप मेंस कवर नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा टफ होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, जो ये भी मैंने भी यही किया था। अब मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने मेंस के नोट्स बनाए होंगे या नहीं बनाए थे? नोट्स बनाए थे। तो किस टाइप से आपने मेंस का जो सिलेबस है उसको रीड किया था, कैसे तैयार किया था? तो मेंस के लिए सबसे पहला जो मेरा ओपिनियन रहता है, पर्सनल ओपिनियन है, ये लोगों का वेरी करता है, आप जो आपका सिलेबस उन लोगों ने डिफाइन किया हुआ आयोग ने, तो आपको वो लिमिटेड सिलेबस जो दिया हुआ उसके स्कोप के अंदर ही तैयारी करनी है। जनरली क्या होता है, बच्चा एक ही चीज़ के लिए, हिस्ट्री के लिए 3 या 4 बुकें प्रेफर करता है, और वो बढ़ता चाहता है चीज़ें, फिर हम कवर नहीं कर पाते उस चीज़ों को। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है आप उसी के अराउंड चीज़ें प्रिपेयर करें। जैसे फॉर हिस्ट्री जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, यदि आप कोई बुक को भी प्रेफर कर रहे हैं तो उस बुक में भी वही चीज़ ढूंढें जो उन्होंने सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी रही थी। एक तो लिमिटेड सिलेबस, हर चीज़ का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इनके तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। पेपर 4 जो एथिक्स का है वो मैंने अपने दोस्त के नोट्स को प्रेफर किया था। पेपर 5 और पेपर 6 के कोई प्रॉपर नोट्स नहीं थे, मैंने बुक से ही, मतलब जो बुक्स हैं चंचल, जैसे हिंदी की चंचल जैन आती है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हो, ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, और उसका इस्तेमाल करके आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो मेंस का फर्स्ट पेपर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 पेपर हैं, तो 6 को ही आपने बराबर टाइम दिया था या फिर कम ज़्यादा, मतलब? हाँ, ये कभी कभी इशू क्या आता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि पॉलिटी है। अभी आप नए सिलेबस को देखिए, जो 2020 का सिलेबस है उसमें पॉलिटी को बहुत कम कर दिया है एज़ कम्पेयर टू द अदर सिलेबस जो प्रीवियस सिलेबस था। तो उस चीज़ में हम कभी कभी क्या होता है कि हम पॉलिटी में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि हम उसी चीज़ को पढ़ते रहते हैं, बट वो हमारे लिए नुकसानदायक इसलिए हो जाता है कि उसका मार्क्स तो डिफाइंड है, वो 30 या 40 मार्क्स का ही आएगा। ज़्यादा पढ़ने से हमारा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, हमको कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं उस चीज़ में, तो हमको ये भी देखना है कि आयोग किस चीज़ से कितना वेटेज, किस चीज़ का कितना वेटेज है। तो जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पेपर है। हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का इतना वास्ट सिलेबस है। पेपर 2 पॉलिटी प्लस अभी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, पब्लिक एड जैसे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग सिलेबस है। बट जो स्कोरिंग पेपर हैं, जो आपकी मेरे ख्याल से जो रैंक को बताते हैं कि क्या रैंक आपकी आएगी, मेंस में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, वो हैं पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। जो जितना आपने पेपर 1 और पेपर 2 पे ध्यान दिया है, यदि आप उतना पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 पे दे लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है उसका। सर, अब बात करते हैं जो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में, इसमें कैसे अपने आप को, मतलब कैसे एक जो आयोग डिमांड करता है कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, आपके हिसाब से किस टाइप से उसमें कंटेंट हमको डालना चाहिए? 3 मार्कर की एज सच जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं रहती है। आप जो मेंस का जब सिलेबस कवर करते हैं 3 मार्कर्स में, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आप फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन आपने प्री में याद की हुई है उसको एक बार रिवाइज कर लें मेंस से पहले, क्योंकि वो वहाँ पे आपको एडवांटेज देती है। और 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स, इसमें आप जितने ज़्यादा फैक्ट्स डालेंगे, कोई भी सवाल पूछा गया है उसको जनरलाइज ना लिख के आप उसमें डेटा डालते हैं, कोई रिपोर्ट का नाम डालते हैं या कोई भी फैक्चुअल जो डालते हैं, तो वो आपको मार्क्स को फैच करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या कोई करेंट से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है, जैसे कोई पॉवर्टी पे क्वेश्चन आया है, तो कभी वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई है, या अभी जैसे आया था कि 41
करोड्स वी हैव टेकन आउट ऑफ द पॉवर्टी। तो ये चीज़ों को डालेंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आप चीज़ों को करंट से लिंक कर रहे हैं, तो वो आपको बेहतर मार्क्स दिलवाता है। 11 मार्कर्स पूरा आपका फाउंडेशन पे होता है, आपने कितने अच्छे तरीके से बेसिक्स को प्रिपेयर किया हुआ है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे 11 मार्कर्स करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो जनरली आपको किसी के कॉजेज पूछेंगे या इफेक्ट्स पूछेंगे। तो इन सब तीनों चीज़ों को आपको लेके चलना। जो 6 दिन पेपर होते हैं लगातार होते हैं, उसमें कोई हॉलीडे नहीं मिलता है, तो वो 6 दिन आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मेन चीज़ वही, प्रेशर अगर हैंडल आपने कर लिया है तो आई थिंक वहीं से आप डिसाइड हो जाते हैं कि आपका मेंस क्लियर है। तो 6 दिन से पहले जो चीज़ें आपको याद रखनी, पहले तो आपको लिमिटेड सोर्स को फॉलो करना है। दूसरा, रिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि 4 बार रिवीजन कर लें तो काम हो जाएगा, 5 बार हो जाए। एंड टाइम्स रिवीजन करना है जब तक आपको चीज़ें बिल्कुल याद ना हो जाएं। क्योंकि आप पूरा याद करके भी जाओगे तो आप श्योर मान के चलो, यदि आप 100 लाइन याद करके गए हो तो पेपर में आप 60 लाइन ही लिख पाओगे। वो प्रेशर का सिचुएशन ऐसा होता है। तो रिवीजन आपको एंड टाइम्स करना है। और उन 6 दिनों में, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है, आप पेपर दे के आओगे, ऑलरेडी आप थक चुके हो, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, स्पेसिफिकली फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। क्योंकि इनका सिलेबस इतना वास्ट है तो इनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर 4 का सिलेबस कम रहता है, तो यदि आपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए तो वो नोट्स कवर हो जाते हैं। पेपर 5 और पेपर 6 आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो उनका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। बट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। जैसे पेपर 4 और पेपर 5, पेपर 6 आपने बताया, तो इसमें स्टूडेंट कई सारे ऐसे करते हैं कि इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय 1, 2, 3 की। तो क्या लगता है आपको, ये करना सही है या गलत है? पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 पर फोकस करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी, निबंध और इनमें अच्छा स्कोर कर लेंगे वो। एक चीज़, हाँ, ये स्ट्रेटजी अच्छी है, पर इसके चक्कर में हम ये नहीं कि पेपर 1, पेपर 2 को बिल्कुल हल्के में ही ले लें। क्योंकि पेपर 1 जो है वो डिफरेंस बहुत क्रिएट कर देता है। जब आप देखेंगे हिस्ट्री का पेपर, वो आपको 20 या 30 नंबर की एज भी दे सकता है यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। 3 मार्कर्स आप न सोचें, कुछ लोग देखते हैं कि 3 मार्कर्स नहीं बन रहे हिस्ट्री के, वो किसी से भी नहीं बनेंगे। यदि आप कितना भी पढ़ के जाओ, आप मैक्स टू मैक्स 8 to 9 3 मार्कर्स बना पाएंगे। और बट 5 मार्कर्स और जो 11 मार्कर्स जो क्वेश्चन है, आप वहाँ गलती नहीं कर सकते। सिमिलरली पेपर 2, इसमें पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पेपर 2 एंड पेपर 3 ये मार्क्स फैचिंग पेपर बोले जाते हैं। पेपर 3 इसलिए क्योंकि यदि आप ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप उसमें आराम से 200 नंबर तक स्कोर कर सकते हो यदि आपने अच्छा किया है। सिमिलरली पेपर 2, क्योंकि पॉलिटी है, पॉलिटी प्लस पब्लिक एड, ये भी स्कोरिंग है। तो पेपर 1 यू कैन स्कोर वेल, 180, 170 आपने स्कोर किया उस पेपर में तो मोर देन इनफ माना जाता है। पेपर 2, पेपर 3 में 180 प्लस तो आपको लाने हैं। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 इसके बाद पिक्चर में आएंगे कि आप उन पर कितना एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबको आपको इक्वल वेटेज देना है, बट ये नहीं कि आप किसी एक पेपर के चक्कर में और सबको छोड़ दो। सर, आपका मीडियम कौन सा था? मैंने इंग्लिश मीडियम था। आपको क्या लगता है जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, कई सारों को मिथ रहता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को कंपेयर हिंदी मीडियम की कंपेयर में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप ये एनालाइज करोगे तो बराबर लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का एक डिसएडवांटेज ये है कि उनको नोट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। वो इन शॉर्ट हिंदी मीडियम का भी डिसएडवांटेज हो जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा नोट्स मिल रहे हैं तो भटक ज़्यादा जाते हैं। और दूसरा, इंग्लिश मीडियम का फ़ायदा ये है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हो। किसी चीज़ को आपने लिखना है, हिंदी मीडियम में आपको शब्द ज़्यादा लग जाते हैं, उसको इंग्लिश मीडियम में रिप्रेजेंट करने में कम समय लगता है। तो हर चीज़ के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अब जैसे हिंदी मीडियम का छात्र है, उसके लिए पेपर 5 और पेपर 6 बहुत आसान हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए ये कंपैरेटिवली बहुत टफ माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी से उनका जुड़ाव नहीं रखा, तो उनको जो 10 या 11 पन्ने का जो निबंध लिखना है वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आयोग ने पूरा वेल बैलेंस्ड सिलेबस बनाया हुआ है। उन्हें पता हुआ है कि दोनों मीडियम से पेपर हो रहा है, तो किसी को एडिड एडवांटेज ना मिले, तो दोनों ही बराबर इक्वल प्लेइंग फील्ड है दोनों के लिए। मेंस का स्ट्रेटजी था, उसमें कौन कौन से सोर्स का यूज़ किया आपने? नोट्स वगैरह का कुछ बता दीजिए मुझे। एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेसिफिकली लूसेंट तो आपको हर चीज़ में लेके चलनी है, क्योंकि वो आपको फैक्ट्स देगी और वो आपको, जब आप फैक्ट्स लिखते हो आंसर में, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने प्रेफर की थी मिडिवल और एशियन के लिए तमिलनाडु की बुक्स आती हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। मैंने पूरी स्पेक्ट्रम नहीं फॉलो की, मृणाल के कुछ वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पर, तो उसके साथ मैंने उस बुक को प्रेफर किया था।
तो हिस्ट्री के लिए तो 3 ही मटेरियल थे, तमिलनाडु बुक्स प्लस लूसेंट प्लस मृणाल के वीडियोस अलॉन्ग विथ स्पेक्ट्रम। फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट इंडियन ज्योग्राफी के लिए, मुझे तो लगता है मतलब वो बुक मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एमपी के लिए मैंने एक ही बुक का प्रेफर किया हुआ है अभी तक, टीएमएच को यूज़ किया हुआ है, टीएमएच मैग्रावेल की, बट आपको उसको इतने वाइज रिवाइज़ करना है, मैंने अराउंड 15 to 20 टाइम्स रिवाइज़ की होगी वो बुक, कि आपको उसका हर फैक्ट याद हो, क्योंकि जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ आपको वो फैक्ट डालना है एमपी के लिए। फॉर पब्लिक, अब जो नए जैसे चीज़ें ऐड हुई हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए मैंने जो इग्नू के नोट्स हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैंने उससे जो हमारे टॉपिक हैं वहाँ से नोट्स बनाए हुए थे, उनको प्रेफर किया हुआ था। सिमिलरली फॉर सोशियोलॉजी आपको नेट से मिल जाएगा, इनके कोई प्रेफर ऐसे कोई बुक्स नहीं है स्पेसिफिकली। फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट उसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है। अलॉन्ग विथ उसको लूसेंट को आप प्रेफर कर सकते हो साथ में। अब इथिक्स के लिए फॉर साइंस, फॉर पेपर 3 साइंस टिल 10th, मतलब 10th तक जो एनसीईआरटी हैं वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी हैं उनमें आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। फॉर बायो जो ह्यूमन पार्ट है, जहाँ भी जो सिलेबस जिससे ह्यूमन लिंक्ड है वो आपको प्रेफर करना है। फॉर केमिस्ट्री में आपको जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि आयोग थ्योरेटिकल पूछ रहा है, उनको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछने। और फिजिक्स आई थिंक 10th तक ही मोर देन सफिशिएंट है, तो आपको एनसीईआरटी और 10th और टिल 10th तो आपको पूरी पढ़नी ही पढ़नी है, और 11th और 12th की सिलेक्टिव एनसीईआरटीज़, सिलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ दैट एनसीईआरटीज़। पेपर 4 आई हैव यूज्ड एथिक्स के लिए, मैंने पेपर 4 के लिए मैंने अपने दोस्त के मैंने नोट्स लिए थे, उनको प्रेफर किया था। एथिक्स में आपको मार्क्स फैच करने के लिए एक और चीज़ होती है, आप जनरल जो लोग सब लोग लिखते हैं नोट्स तो, बट आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा कोड करने हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख सकते हो, मैंने स्लीपी चैनल है सीपी क्लासेस करके, उनके वीडियोज़ हैं, स्पेसिफिकली उन्होंने डाला हुआ है कि इस सिचुएशन में आपको क्या एग्जांपल्स लिखने हैं, क्योंकि इथिक्स में आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स लिखोगे एग्जामिनर्स को उतना ही लगता है कि आप उन चीज़ों को रियलिटी में फील कर रहे हो। तो मैंने उन वीडियोज़ को फॉलो किया था अलॉन्ग विथ जो नोट्स मेरे दोस्त के थे वो जहाँ से भी उसने बनाए थे। फॉर पेपर 5 हिंदी के लिए चंचल जैन बुक है, मैंने उसको प्रेफर किया था, उसमें अलंकार नहीं है तो वो मैंने नेट से उनके नोट्स बनाए थे। पेपर 6 के लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, निबंध के लिए दृष्टि की बुक्स आती हैं, नहीं तो कोई भी बुक्स कोई भी आप एक बुक यूज़ करके उनको तैयारी कर सकते हो। तो ये सोर्सेज तो जो मैंने यूज़ किया। इंटरव्यू हुआ था उसमें आपको कितने मार्क्स मिले थे, आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, किस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, देन वहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा इंटरव्यू हुआ था 2nd डे जो इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे उसके बाद, और मुझे अराउंड 152 मार्क्स दे हैव गिवन मी। अच्छा स्कोर है मतलब। थैंक यू। इंटरव्यू में मेरे को भी पहले लगता था कुछ चीज़ें जो एक तरीके से गलत लगती हैं हम लोगों को, कि आप कितने सवालों के जवाब दे रहे हो इससे आपके मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में। ये चीज़ इंटरव्यू के बाद और रिजल्ट आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वहाँ आपको वो नॉलेज चेक ही नहीं कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी चेकड योर नॉलेज प्री में और मेंस में, आपको उन्होंने देख लिया आपने कितना स्कोर किया है। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट आप एटिकेट्स आपके, आप जब रूम में घुस रहे हो तो आपसे जो बड़े लोग बैठे हैं आप कैसे बात कर रहे हैं उनसे, और आपका कॉन्फिडेंस, आपके आंसर देने की कला। बट वो सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं कि आप कहीं वो 2-3 सवालों के चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ तो नहीं कर रहे हो, आपकी वॉइस वेरी तो नहीं कर रही है, वॉइस की इंटेंसिटी। तो मेरा सजेशन यही है कि जो ये धारणा है कि प्रिपेयर कर लो, जितने ज़्यादा आप सवाल के आंसर दोगे वो आपका स्कोर निर्धारण करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ वहाँ पे जो भी आपको आता है उनको आप कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ तो नहीं हो रहा, आपकी वॉइस लेवल्स वेरी तो नहीं कर रही हैं, और जो बेसिक एटिकेट्स हैं जब आप अंदर जाओगे आप बाहर निकलोगे वो सब फॉलो करना है। सर मॉक इंटरव्यू वगैरह आपने दिए थे क्या? हाँ, मैंने 2 या 3 जगह पे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। उसका लगता है कुछ एडवांटेज? मॉक इंटरव्यूज़ का एडवांटेज यही रहता है कि वो आपको जो बेसिक एटिकेट्स हैं वो सिखा देते हैं, दूसरा आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो मॉक इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है वही वहाँ पूछा जा रहा है, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और दूसरा आपके बेसिक एटिकेट्स, कोई चीज़ आप गलत तो नहीं कर रहे जो बोर्ड को बहुत गलत लग जाए, सिर्फ इसके लिए। तो मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूरी हैं। यदि किसी को लगता है उनको बोलने में थोड़ी हिचक महसूस होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको शुरू में परेशानी आती है, तो उनके लिए तो और ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें। प्रिपरेशन के दौरान जो पीएससी का जो प्रिपरेशन था, इस दौरान और भी कोई एग्ज़ाम ट्राई किया था? हाँ, मैंने आर्म फोर्सेस के किए थे। एक में मैं
एसएसपी तक गया था, बट आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। अभी हाल ही में यूपीएससी का एक सीएपीएफ करके एग्जामिनेशन है, आर्म्ड फोर्सेस होता है, जिससे आपको असिस्टेंट कमांडेंट मिलता है। तो उसमें भी मैं मेरिट में नहीं आ पाया। तो हाँ, तो कुछ फेलियर्स भी हैं अलॉन्ग विद सक्सेस। हाँ, इसके बाद जैसे जो पटवारी वगैरह हुआ था, व्यापम वगैरह का भी ट्राई किया था क्या कुछ? नहीं, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है। एक और सर क्वेश्चन था मेरा कि आपका प्लेसमेंट मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पैकेज होगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? अगर वो छोड़ रहे हैं, आप डीसी ले रहे हैं, तो कुछ पता तो होना चाहिए कि इतना पैकेज छोड़ के इधर आए हैं। करेंटली मेरा अराउंड मोर देन 15 लाख है पर एनम। बट वो होता है कि आप जिस जगह पे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वहाँ काम करने से मतलब बेटर है कि आप उस जगह जाएं जहाँ पे आप अपने आप को खुश पाएँ या सेटिस्फाइड हों, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। तो ठीक जॉब का ही मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा इतना स्ट्रेस बिल्डअप नहीं हो पाता था, क्योंकि कुछ ड्यूरेशन मेरा उधर चला जाता था, फिर बचे हुए ड्यूरेशन में प्रिपरेशन कर लेता था। बट जो मेरा गोल था वो सेल्स सर्विसेज ही था, तो फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब वो मिल गई है। आपने स्विच कर दिया, जो मतलब रिज़ाइन कर दिया? हाँ, मैंने रिज़ाइन कर दिया है, बट अभी स्टिल 1 मंथ है, नोटिस पीरियड रहता है हमारा जो हमें सर्व करना होता है, तो स्टिल 1 मंथ इज़ लेफ्ट। सर, आपने जो तैयारी की थी, इस दौरान आपको क्या लगता है, इस जो जर्नी रही आपकी, इसमें ऐसी कौन सी गलतियां करी जो नहीं करना थी आपको, अगर आप शेयर करना चाहें? मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, जो ये नहीं की होती तो बेटर और पोजीशन में होता मेरा। जैसे कि 2020 में मैंने हिंदी को थोड़ा इग्नोर कर दिया था, पेपर 5 और पेपर 6 को। वो मुझे महसूस हुआ पेपर के टाइम, मेरे को वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे हिंदी को जब मैं ऐसे लिख रहा था। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सजेशन रहता है कि पेपर से पहले, जब आपका पेपर मेंस आ रहा है, तो 1 या 2 महीने पहले आप हिंदी के पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपको वोकेबलरी डेवलप करनी है। तो उन 2 पेपर को हम लाइटली नहीं ले सकते, जो मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। तो मैंने उस जगह किया होता तो मैं बेटर और परफॉर्म कर सकता था। सर, जो मैं इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भूल गया था, आपका जो मीडियम इंग्लिश था, वहाँ पर क्या हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में इंटरव्यू देना जरूरी रहता है? इंटरव्यूज़ में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता। आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को बेटर बता सकते हो, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपको चूज़ करनी है। मोस्टली आपको हिंदी यदि आपको अच्छी आती है, अदरवाइज़ आप हिंदी प्लस इंग्लिश के वर्ड्स, जहाँ पे आप हिंदी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा वर्ड है इंग्लिश का आ रहा है, तो आप इंग्लिश का यूज़ करके चला सकते हो। दोनों लैंग्वेज का यूज़, बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करके। सर, जो आपकी जो जर्नी रही है यहाँ तक का, आपका सिलेक्शन होना, इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा योगदान तो मेरे माता पिता और मेरी पूरी फैमिली को। उसके अलावा जो गाइडेंस का जिन्होंने काम किया है मेरे लिए, वो जो जैसे बच्चों के लिए कोचिंग करती है, मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स ने किया हुआ है। स्पेसिफिकली 3 मेरे फ्रेंड्स हैं, अमन, शिवा और मोहित। तो उनको ही मैं रेगुलरली कॉल करता था, और जो भी मुझे लगता था कि इस चीज़ को कहाँ से फॉलो करना है, तो मैं उनसे ही पूछ के चीज़ों को फॉलो करता था। जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, चाहे तैयारी कर रहे हो या फिर उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया हो, नहीं हुआ हो, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-2 फेलियर से एकदम मतलब डगमगा जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फिर जब भी आप फेलियर हो रहा है, जब भी आप कहीं पे फेल हो रहे हो, तो पहले देखो कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। उस गलतियों से यदि आप सीख नहीं रहे तो फिर उस फेलियर का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो हर फेलियर से आपको सीखना है। अल्टीमेटली मैं श्योर हूँ कि यदि आप सीख रहे हैं तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको इस वीडियो से जैसा भी आपको कौन सा पार्ट पसंद आया वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो नेक्स्ट इंटरव्यू हम लेने वाले हैं वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए किनका हमें इंटरव्यू लेना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मैं टॉपर्स की जो कॉपियाँ होती हैं, नोट्स होते हैं, वो शेयर करता रहता हूँ। और एक और प्लान है मेरा, अभी की जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स वगैरह भी, मतलब मैक्सिमम जो टॉपर है उनके शेयर करने वाला हूँ, तो आप जुड़ जाइए।